अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर शो में हुलीना शिगरी। नाज़रीन, इसी हफ्ते बल्कि 2 रोज़ कबल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये फ़ैसला सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात कही कि उनको अफसोस हुआ, और उन्होंने साथ साथ ये पॉइंट्स भी रेस किए कि जी जो मरासला था वो भिजवा दिया गया था चीफ जस्टिस साहब को स्पीकर के थ्रू, और फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ख़त लिखा, और वो कहते हैं कि ये फिर मैं कहाँ से तहकीकात किस तरह से और होनी चाहिए थी। तो उन्होंने सवाल रेस कर रहे हैं। नून लीग कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तारीख़ी है और साथ साथ आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हुआ है। दोनों पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से अपनी अपनी एक ये पोजीशन नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे में वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब वो गुज़िश्ता रोज़ कह चुके हैं कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एक एडिशनल नोट जो इजाफी नोट है इस फैसले में उसका हवाला दिया जा रहा है, जिसमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने उस इजाफी नोट में कहा है कि आया इन इक़दाम पर आइन का आर्टिकल 6 जो है लागू होता है और पार्लियामेंट इसका फ़ैसला करे। तो इसके बज़ाहिर जो तासुर आ रहा है वो ये है कि हुकूमत जो है अब वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। इस हवाले से ज़रूर हम आपको सुनाते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इमरान खान साहब ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, बचने के लिए आर्टिकल 95 के तहत जो कि कानून साज और आइन साज इदारे ने जो कानून बना के हमें दिया है, कि उससे रूगर्दानी करने के लिए उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया, जो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक मकरूह चाल थी। और वो पहले भी बेनकाब हुए, अब अदालती फैसले ने बिल्कुल उनके चेहरे से ये नकाब हटा दिया है। और नाज़रीन, जनाब फवाद चौधरी साहब उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इससे मुतालिक और इस फैसले के आने के बाद क्या उनका रिएक्शन था, आइए वो भी सुन लेते हैं। और नाज़रीन, एक तरफ फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट समझते ही नहीं है, क्योंकि फिर वो हवाला देते हैं अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की, जो कि ऑलरेडी उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जी वो अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ना चाहते हैं। सो बहरहाल मामला अब किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ आज लीगल पैनल है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस पर और ये फैसले के बाद क्या ये आर्टिकल 6 के ज़मरे में आता है कि नहीं, आर्टिकल 6 इस पे लागू होता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो बड़ा वेलकम करती हुई नज़र आ रही है कि जी लगाएं आप आर्टिकल 6 अगर आप लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर बड़े सवालात साथ साथ उन्होंने रेस कर दिया। आप फवाद चौधरी साहब की भी बात सुन रहे थे, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और टाइमिंग पे भी, क्योंकि कई सियासतदान हैं जो कि टाइमिंग पे सवाल करना शुरू कर चुके हैं कि इलेक्शन से 2-3 रोज़ कबल इस किस्म का फ़ैसला आना, इसकी टाइमिंग जो है वो क्या मैटर करती है कि नहीं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करा है शोएब शाहीन साहब ने, आप सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस शोएब साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं और सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द लीगल टीम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शोएब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर इजाज़त दीजिए आर्टिकल 6 से ही ज़रा शुरू करते हैं कि आर्टिकल 6 क्या इस फैसले पर लगता है कि नहीं, क्योंकि बड़ी बहस छिड़ चुकी है अभी इस मुल्क में कि आर्टिकल 6 जो है वो लगाना चाहिए। गिरफ्तारियाँ, राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज़ बयानात उनके सामने आए। सो आप समझते हैं कि इस केस पर आर्टिकल 6 लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको आर्टिकल 6 के हवाले से ये इस जजमेंट में जो इजाफी नोट मज़हर आलम मियां खेल साहब ने लिखा है ना, मैं आपको उसकी 2 लाइनें से पढ़ दूँ। अंग्रेज़ी में यहाँ लिखा हुआ है, टू माई अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट्स ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइटेड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। However, whether the stated acts attract Article 6 of the Constitution is also left open to be determined by the parliamentarians. अब यहाँ एक चीज़ मैं वाज़े कर दूँ, जज साहब ने भी जो ये इजाफी नोट लिखा है ना, इस इजाफी नोट और इस ऑब्जर्वेशन में कहीं ये नहीं कहा कि आर्टिकल 6 लगा दें, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जिस बुनियाद पर जो जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब की मेन जजमेंट है उसके साथ इत्तेफाक किया, तो उस इत्तेफाक में किसी जगह मेन जजमेंट 3 जजेस की है, 5 जजेस की है, लेकिन इन्होंने अपनी रीजनिंग अलग दी हैं। एक बात जहन में रखें कि आर्डर पहला था वही जो ऑलरेडी अनाउंस हो गया था,
आज ये रीजनिंग आई है, ये जो कल जी, परसों दो, बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर पहले आ गया। इस रीजनिंग में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने एक उसके अंदर फर्दर ऑब्जर्वेशन दी। लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये ऑब्जर्वेशन लीगली इसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ दी मेन ओरिजिनल आर्डर नहीं था। दूसरी बात, जो लार्ज 3 जजेस साहब ने या 4 जजेस साहब ने अपनी रीजनिंग दी है, उसमें भी ये ऑब्जर्वेशन नहीं दी, तो लिहाजा इसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तीसरी बात जो बहुत अहम है कि जज साहब ने इसमें जो ऑब्जर्वेशन दी है उसमें कहा है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आइन की खिलाफ वर्जी और एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो मुख्तलिफ मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये समझ बूझ के लिए ये ज़रूरी है। ये जो वफाकी वज़रा साहिबान की भी मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ये बदनीयती पे मबनी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ये गलत बात कर रहे हैं। देखें, आइन की खिलाफ वर्जी, मसलन एक पुलिस वाला कल बंदा उठा लेता है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई बंदा किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, कोई बात करने से रोक लेता है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। नजर आ रहा है साथियों को जो उठाया जा रहा है, बिल्कुल जो आप जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के घर में घुस के आप उसकी चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को ख़राब किया, ये आइन की वायलेशन है। आइन की वायलेशन, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गलत आर्डर करती है, वो आइन की वायलेशन है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी हर इक़दाम आर्टिकल 6 में नहीं आता। आर्टिकल 6 क्या है? आइन को मुअत्तल कर देना, आइन को सस्पेंड कर देना, आइन में तरमीम कर देना, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था, जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, जैसे कोई भी डिक्टेटर उठे जो आइन को ख़त्म कर दे, बाई फोर्स सस्पेंड कर दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे। इसलिए दो मुतज़ाद और अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो जज साहब ने बड़ी माजरत के साथ और हम्बलनेस के साथ मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही गलत कानून और आइन के ख़िलाफ़ ये बात लिखी है, जो रीजनिंग दी है कि जी आइन की खिलाफ वर्जी पे भी कभी आर्टिकल 6 लगा है। ये मेरा ख्याल है कि आपके टीवी प्रोग्रामों से मुतासर होकर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने उसको आर्टिकल 6 का भी साथ रेफरेंस दे दिया। राइट। और जो मौजूदा वफाकी वज़रा हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 का शोर शराबा करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे, उनको पता है। अच्छा, ये मैं नहीं समझता कि उनको नहीं पता है इस बात का, उनको सारा पता है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए और पॉलिटिकल प्रिविलेज लेने के लिए ये इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है, लीगल कोई इसकी हैसियत नहीं है। जुबैरी साहब, आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे सर? और डू यू थिंक इट्स अ साउंड केस फॉर आर्टिकल 6, जो ये बार बार शोर मचा रहे हैं और हुकूमत कह रही है कि जी अब हम बिल्कुल तैयार हैं, और उनको एक बज़ाहिर एक जवाब मिल गया है इस इजाफी नोट के जरिए? जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुबैर साहब, कैन यू हेयर मी? अच्छा, जुबैर साहब तक हमारी जी फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फैसल साहब, आपने तो अपने ट्वीट में भी बल्कि गुज़िश्ता रोज़ वेलकम किया है आर्टिकल 6। आप तैयार हैं फिर इस आर्टिकल 6 की ये जो कार्रवाई करने का इशारा दे रही है मौजूदा हुकूमत, या आप समझते हैं गीदड़ बबकी हैं, जिस तरह शोएब साहब ने भी कहा कि ये करें बनेंगे नहीं? बिस्मिल्लाह करें। पहले भी आर्टिकल 6 वो किया था, पहले वो तो सिरे चढ़ा लेंगे। बात यह है कि जज सब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं लिख दूं शायद मैं बड़ा जज बन जाऊंगा, ना वो सर्विस में बड़े जज बने ना रिटायरमेंट होने के बाद बने। अगर तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है जिस पे आर्टिकल 6 लगता है, तो लोटे ख़रीदने पे डिफेक्टर्स जिसकी MPA जो हैं जिनको होल्ड कर दिया है, हमजा बेनिफिशरी हैं, तो फिर उसके ऊपर तो स्क्वेयरली आर्टिकल 6 लगता है। फिर जिन जजेस ने, क्योंकि हम वकील हैं ना, हम जजेस के जाते हुए हमारे ज़रा पढ़ भी जलते हैं। मुशर्रफ साहब ने कहा कि ज़िया साहब ने, मुशर्रफ साहब ने, याया ने और अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो तमीज़ुद्दीन खान से लेके ज़फ़र अली शाह केस पे इंडोर्स करने वाले तमाम जजेस की गर्दनें भी इतनी मोटी नहीं है कि आर्टिकल 6 के फांसी के फंदे उनके गले में ना डाले जा सकें। उन पार्लियामेंटेरियन की गले की गर्दनें भी इतनी पतली नहीं है कि फांसी के फंदे से निकल जाएंगी, जो उनके नीचे जो हैं वो पनपते रहे हैं और उनके वज़ीर आला लगते रहे हैं, और मार्शल लॉ दौर के गवर्नरों की उंगलियां पकड़ के वो आए हैं इक़्तिदार के वानों में। वो लोग जो कि अयूब खान के साथ रहे, उनकी नस्लें अयूब खान के साथ रहीं, ये मुकाबला उनके साथ है। 2 दफ़ा फातिमा जना मेरे घर पे आई हैं, मुझे फ़ख्र है, मेरे बुज़ुर्गों ने उनको अपने इलेक्शन जिता के भेजा। तो जो फातिमा जना के साथ करने वाले हैं, ये उनकी औलादें हैं, उनकी नस्लें हैं। वो जो उनके साथ खड़े हुए थे,
उनको ये नहीं भूले, ये किसी और की शय पे हैं, ये जिनकी शय पे बहुत खुदक रहे हैं, ये बस्ता बे के बदमाश हैं, हम जानते हैं इनको। मैं आपके थोड़ा मैं ये कोई बिल्कुल जज्बाती हो के ये गुस्से में बात नहीं कर रहा। अगर राना सुनावला में हिम्मत है तो आए आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाए। मैं देखता हूँ कि आर्टिकल 6 के मुकदमे में कौन सा इनका अपना लीडर, इनकी अपने लीडरों के बच्चे, उनके साथ बैठने वाले लॉ मिनिस्टर समेत, और ये जो सारे बैठे हुए हैं, ये कैसे आर्टिकल 6 से फिर बचते हैं। फिर यहाँ पे फांसी पाकिस्तान के हर चौक में लगेगी, हर उस जज को लगेगी जिसने उस पर साइन किए, मार्शल आइन को अमेंड करने के 3-3 साल के ऑर्डर किए। जब तक याया खान जिंदा था जुर्रत नहीं थी जुडिशरी में आसमा जलानी केस का फैसला करते। पूछिए शोएब शाहीन से कि 200 केस जो है वो उस वक्त प्रिंसिपल था। आसमा जलानी केस तो याया खान फौत हुए तो उसके बाद अपना लिखा गया और पढ़ा गया। अयूब खान जब तक जिंदा था, जब तक वो इस्तीफा दे, किसी की जरूरत नहीं हुई। असलम बेग ने इनके मुंह पे जो है अपना सुना के सुप्रीम कोर्ट से वॉकआउट करके, इनकी जरूरत नहीं हुई। बात यह है कि सियासी लोग, मुंतखब लोग, क्योंकि वो खुद जो हैं कमज़ोर हैं, पार्लियामेंट खुद कमज़ोर है, उसने अपने इख्तियार ना पीटीआई की गवर्नमेंट में कभी उन्होंने स्ट्रॉन्थन करने की कोशिश की, ना उससे पहले कभी की, ना आज हो रही है। ठीक है, ये अपनी गर्दनें जाके देते हैं अदालतों के हाथों में। हाँ। ठीक है, तो फिर ये मामलात आते हैं अदालत में। क्या कवाहत थी कि अगर ये मंडे को फैसला रिलीज कर दिया जाता? क्या जल्दी थी कि 3 दिन पहले आपने इलेक्शन से पहले आपने ये कर दिया? अगर आप पाकिस्तान बनाने वाले फातिमा जना के साथियों पे गद्दारी के मुकदमे बनाएंगे तो जो ये लिखेगा उस पर भी गद्दारी के मुकदमे चलेंगे। राइट सर, मैं जुबैरी साहब, आपको आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। जुबैरी साहब, हम ये आर्टिकल 6 से मुतालिक जो सवाल कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये एक साउंड केस है जिस पर आर्टिकल 6 और ये इजाफी नोट की रोशनी में, शोएब शाहीन साहब ने भी कहा कि इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है इजाफी नोट की, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर एक पहले आ चुका था। आप कैसे देखते हैं सर, इस इजाफी नोट की रोशनी में क्या ये हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर सकती है आर्टिकल 6 की? और जो ये टाइमिंग की अभी फैसल साहब ने जिक्र किया कि टाइमिंग जो है, आप समझते हैं कि वो मैटर करती है कि इस किस्म का फैसला इलेक्शन से 2-3 रोज कबल आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलीना। देखिए, आर्टिकल 6 क्योंकि मैं मुत्तफ़िक़ हूँ शोएब शाहीन साहब की बात से कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि देखिए जो मेन ऑर्डर है, जो ये सारे बड़े कानूनदान आपके साथ बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट ऑर्डर है। वो ऑर्डर दैट इज़ ये जो है सिर्फ रीजनिंग आई है उस शॉर्ट ऑर्डर की। उसमें उसमें वर्ड्स यूज़ हुए थे कि इट इज़ इन इसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था वो, और ऑफ नो लीगल इफेक्ट है जो रूलिंग थी स्पीकर की। तो उस पे आर्टिकल 6 तो नहीं लगता। मतलब आर्टिकल 6 तो एक्सट्रीम गद्दारी का केस है, उसको उस तनाजुर में आपको देखना चाहिए जैसे जनरल मुशर्रफ साहब का केस था कि उन्होंने आइन को तोड़ा। जो आइन को तोड़ता है, मतलब उसको एब्रोगेट करता है या उसको उसमें डालता है, उस पर आर्टिकल 6 तो लग सकता है। लेकिन हर रोज़ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और वो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है हाई कोर्ट का, या क्या इस तरह के क्या फिर हाई कोर्ट के जजेस पे भी आर्टिकल 6 लगेगा? ये नहीं हो सकता। हर वक्त एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर, ये बड़े सीनियर कानूनदान बैठे हुए लिटिगेटर्स हैं, इनसे पूछिए, हर रोज़ हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को चैलेंज करते हैं और वो कोर्ट होल्ड करती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स हैं, क्या उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो आर्टिकल 6 नहीं था। इजाफी नोट का कोई वैल्यू एज सच नहीं है, वो एक जज साहब की अपनी ओपिनियन है। मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो उन्होंने सबने साइन की है, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। और उस इजाफी नोट में एक और बात भी लिखी हुई है कि उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन दे, उस पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट कि इस बात को देखे कि क्या आर्टिकल 6 लग सकता है या नहीं। तो ये आर्टिकल 6 की जो बात ये कर रहे हैं और आज कह रहे हैं, अभी आप सुनवा रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, मेरा व्यू है लीगली आर्टिकल 6 का ये केस बिल्कुल नहीं बनता और इस पे नहीं जाना चाहिए और इस सियासी मामलों को सियासी तौर पे ही हल करना चाहिए और पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट की खुद की हैसियत अभी बड़ी डिबेटेबल है कि मेजॉरिटी पार्टी तो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, तो उस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है वो भी अब एक इशू है जो फैसला होना है उस पर। सर, फवाद साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात रेज की थी कि क्या आर्टिकल 6 पर ये भी देखना होगा कि आर्टिकल 69 की वायलेशन पे लगता है कि नहीं? देखिए, आर्टिकल 69 की ओपिनियन देखिए, हर व्यू था, मुख्तलिफ आरा आई। कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ये आर्टिकल 69 के ज़िम्मे में नहीं आता, इसलिए वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ये कोर्ट की ओपिनियन है और कोर्ट की ओपिनियन हम सब पे बाइंडिंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हम उससे एग्री करें।
और हम उसके हम मैं मेरा व्यू है कि आर्टिकल 69 को फिर से देखना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो उसकी उसकी तौकीर है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का इशू है, वो भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था कि क्या उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर को रखते हुए वो इंटरफेयर कर सकते थे। कोर्ट ने ये कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज़ पार्लियामेंट करती है तो वो उसको देख सकते हैं। अगर ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, फ़र्ज़ करें फिर तो ये पार्लियामेंट भी देखें एक सुप्रीम इदारा है, फिर पार्लियामेंट भी कल क्या कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। तो ये भी देखना होगा कि फिर ये ट्राइकोटमी जो हमारे 3 सुतूनों पे ये हमारा जमहूरियत चल रही है, इसको सीरियस खतरा हो सकता है। तो ये देखना होगा कि ये कहाँ तक ये बात जाएगी। और देखिए रहा फैसले की बात, और अभी फैसल चौधरी साहब ने भी आपके सामने अयूब खान साहब से लेके आगे आगे की बातें की। आपने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान की केस की बात की। उस ज़माने में उस सिंध हाई कोर्ट का फैसला था जिसने होल्ड किया था कि ये डिसमिसल जो थी मौलवी असेंबली की वो गलत थी। हाई कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीर ने सेट असाइड किया था। उस जमाने में उसकी बड़ी तारीफ हुई, लेकिन तारीख देखें, फैसले की जो बात हुई तारीख फैसला करेगी कि ये जजमेंट सही थी या नहीं। तो क्योंकि अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पर अब मुख्तलिफ आ आएंगी, हम भी बैठे हुए, आप भी बैठे हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम पे बाइंडिंग जरूर है ये बात। लेकिन हर पार्टी का हक होता है कि उसका रिव्यू डाले, और रिव्यू में क्या बात होती है वो भी देखना होगा कि रिव्यू को कोर्ट किस तरह से देखता है। राइट सर, मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद चूंकि अब इस तफसीली फैसले में एनएससी मीटिंग का भी जिक्र है, यानी कि एनएससी मीटिंग जिसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस पर वो कंक्लूड होती है, तो ये फैसला और फिर एक तरफ से तफसीली फैसले में ये बात कहना कि जी हमें मरासला नहीं मिला, आगे मजीद मामला किस तरह जा सकते हैं? बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है, कमीशन वो बनाने का इख्तियार नेचुरली नहीं रखती है, मौजूदा हुकूमत कहती है कमीशन नहीं बनाएंगे किसी भी सूरत में, तो ये तहकीकात इसकी होंगी किस तरह से? और क्या शॉर्ट ऑर्डर के बाद क्या ये बात कहना कि जी मरासला भिजवा दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, वो कहते हैं कि जी स्पीकर की जानिब से भेज दिया गया था, तो क्या उसको फैक्टर इन किया जा सकता था? एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शोएब साहब, चूंकि स्पीकर रूलिंग से मुतालिक ये फैसला था और रूलिंग जो थी स्पीकर की वो मरासले पे बेस करके ही सामने आई, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि भाई मरासला तो आया ही नहीं, ना वो कंटेंट से उसके हवाले से मुतमईन हो सके जो उनके लीगल काउंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेजेंट किया। तो जब मरासला आया नहीं सर, तो इस तरह की जो ये फैसला देखा गया है और जो मरासले को की तहकीकात फिर किस तरह से होनी चाहिए थी, ये फैक्टर इन नहीं हो सकता था? ठीक है, देखें पहली बात तो ये है कि मरासला ना अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया, ना ही पीटीआई के वकील ने पेश किया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कोर्ट ऑफ कमीशन, मैं पेश करने नहीं दिया गया, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं क्योंकि वकील था ना, ठीक मैंने कहा पेश करने नहीं दिया। इसको आपको क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि मैं इसमें नहीं था। जजमेंट ये कहती है कि वो ना तो मरासला पेश हुआ और मरासले के कंटेंट्स हमें बताने की कोशिश की गई। अब अगर अलवी साहब ने बकौल पीटीआई के दोस्तों ने कि अलवी साहब के ज़रिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया, तो जब जुडिशल प्रोसीडिंग्स की पार्ट ऑफ फाइल ना हो तो चीफ जस्टिस साहब को कल मैं ख़त लिख दूं तो दैट कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। इसलिए प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए भेजा जाने वाला कोई भी लेटर, स्पीकर साहब की तरफ से भेजा जाने वाला कोई भी लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स तब बनेगी या तो अटॉर्नी जनरल साहब या इनके वकला साहबान वो बेशक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लेम करके आप 5 लिफाफे बना के ले जाते कि जी आप इसको पढ़ें, ख़ुद देखें और फिर उसके बाद हम आर्गूमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं था, ये इंक्वायरी कमीशन नहीं था। जैसे नासिर मुल्क साहब बने थे कि रिगिंग के हवाले से एक कमीशन बना था और 3 रुकनी बेंच ने बैठ के ऑर्गेनाइज रिगिंग हुई नहीं हुई, ये ना इन्होंने, अब या तो एक ऑप्शन और हो सकता था, चीफ जस्टिस साहब को जब ये बताया गया कि ये रीजनिंग आ गई है, इसके ऊपर आप सुओ मोटो एक कमीशन बना दें, उस कमीशन की फाइंडिंग्स ले आते, फिर वो फाइंडिंग्स पार्ट ऑफ द फाइल बना के आर्गूमेंट्स के टाइम इस्तेमाल करते, फिर तो कोई बात हो सकती थी। चूँकि जज साहब ने कहा हमारे पास नहीं हुआ। और एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, देखें इंटरफेरेंस जिसको मुदाखलत कहते हैं, वो पीटीआई का या इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो नैरेटिव इसमें एडमिट हुआ है पैराग्राफ 8 में। इस जो मेन जजमेंट रीजनिंग है, ये जजमेंट नहीं रीजनिंग है, इस रीजनिंग में पैराग्राफ 8 में ये मेंशन हुआ है कि जी ठीक है मुदाखलत एस्टेब्लिश हो गई, मानी गई, लेकिन इससे आगे हम चलते हैं
कि क्या इस मुदाखलत में अपोजिशन के लोग शामिल थे नहीं थे, क्या इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी कमीशन बना, क्या उन कमीशन की कोई फाइंडिंग्स आई या नहीं आई, या उस पार्लियामेंटेरियन जो सलामती कौंसिल की कमेटी थी उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि हम इस साजिश को आगे लेके चलें, या इमरान खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा, या फिर एक ये चैप्टर क्लोज होता है। आप आगे आएँ, कासिम सूरी साहब के पास जब लॉ मिनिस्टर साहब ने पॉइंट ऑफ आर्डर पेश किया और कहा कि जी ये तो फॉरेन इम्पोर्टेड एक प्रोसीडिंग्स है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, उन्होंने जजमेंट दे दी, अपनी रूलिंग दे दी। उनको चाहिए था बकौल इस जजमेंट के कि वो साइफर उनको भी नहीं दिखाया गया जो पार्लियामेंटेरियंस थे, ना ही अपोजिशन वालों को दिखाया गया, और ना उस पर कोई कमीशन बना, ना उस पर डिस्कशन हुई। अब एक ऑप्शन तो था जो सलामती कौंसिल वाले करते, दूसरा ऑप्शन था इमरान खान साहब करते उस वक्त कमीशन, तीसरा ऑप्शन ये था कि कासिम सूरी साहब ये कहते कि ठीक है जी 5 मेंबर मैंने दे दिए हैं पार्लियामेंटेरियंस, 5 बंदे आप दे दें, ये 10 बंदे या 12 बंदे बैठेंगे, ये फाइंडिंग्स देंगे और इन फाइंडिंग्स के ऊपर तमाम अपोजिशन वालों को और दोनों पार्टियों को डिस्कशन का मौका मिलता। फिर कहते हैं कि अब हम वोटिंग कराएंगे। वो ये कहते हैं कि आपको कहा गया और आपने खुद भी बगैर देखे, बगैर चेक किए, उस साइफर के कंटेंट्स को चेक किए बगैर और पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन वालों के साथ डिस्कस किए बगैर आपने ये फाइंडिंग्स दे दी, तो फॉर दैट पर्पस कि हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। तो लिहाजा ये जो मौक़े और जो ये रीजनिंग है, ये मैं समझता हूँ कि इन बुनियाद पर ये रीजनिंग और ये जजमेंट आई है। राइट, बट फैसल साहब आप मैं फैक्चुअली ये शुएब भाई के और नाजरीन के और आपके ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा कि अगर ये होता, तो अगर मैं आपको ये बताऊँ ये सब कुछ हुआ सिर्फ अदालत ने अगर साइफर के ऊपर ये सारी फाइंडिंग्स, पहली बात नेशनल कैबिनेट में इंक्वायरी कमीशन बैठा, जनरल तारिक खान उसके सरबराह बने, जनरल तारिक खान से पूछिए उन्होंने किसके कहने पे सरबराही करने से इनकार किया, उसके बाद गवर्नमेंट चली गई ना। पहली बात जो आपने पहले कहा कि कमीशन बनाते, कमीशन का आज भी ऑर्डर कैबिनेट का मौजूद है अगर रिवर्स नहीं हुआ। नंबर 2 बात, पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसमें अपोजिशन को इन्वाइट किया गया और कहा कि पूरी पार्लियामेंट इस पर बहस करे। उस वक्त की अपोजिशन मौजूदा हुकूमत इनकार कर नहीं आए, ये रिकॉर्ड की बात है। जो साइफर है उसके ऊपर सिर्फ एक कमीशन नहीं बना, ये हमें सबको मालूम है। पनामा गेट के ऊपर भी कमीशन बनी, मेमो गेट के ऊपर भी कमीशन बनी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल इंपॉर्टेंस के और मेमो गेट और ये साइफर वाला जो मामला है इसमें शायद ही कोई फर्क हो, ये एक ही नौयत के मामला, बल्कि मैं कहूँगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तो रजीम चेंज का इशू है, वहाँ तो सिर्फ ये एक सिंपल सा एक लेटर था। अब बात यह है कि जब साइफर वहाँ पे पेश करने की बात की गई और जिस तरह से आपने कहा कि ये बिल्कुल लिफाफों में बंद होके गए, हमने कहा जनाब ये आप, उन्होंने कहा नहीं इसको साइड पर रखें, हमने इस पर बात ही नहीं करनी। अगर आपने पार्लियामेंट के आर्टिकल 69 की जो कहा कि ये नहीं है, जिसकी मुझे तो कोई समझ में नहीं आई कि ये क्या लीगल रीजनिंग है कि आप इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि उसके परव्यू में नहीं आता। आर्टिकल 69 के तहत सारी प्रोसीडिंग जो है, आपको ये भी मालूम है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द हाउस कैन अनडू दिस, और जो अदालती इंटरफेरेंस है जो कि उस वक्त क्योंकि मामलात किसी और तरफ जा रहे थे, आपको एक याद होगा कि एको थी पूरे मीडिया में, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में, इवन पॉलिटिशियंस में, और नून लीग वाले अटैक कर रहे थे जजेस की फैमिलीज को, जजेस को, कि जी ये इलेक्शन की तरफ क्यों मामला लेके जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया कैंपेन चली, सारों को पता है। उसके बाद एकदम यकलख्त मामला जो है किसी और तरफ चला गया। जब पार्लियामेंट के पास ये पावर मौजूद है मेजॉरिटी, तो ये उसमें तो आर्टिकल 63A भी नहीं लगता, तो इनके पास जो स्पीकर जो थे वहाँ पे ये रेजोल्यूशन मूव करते। जो 12 जज साहबान थे जिनको एतराज़ हुआ सिंध हाउस पे, तो उन 12 जजेस साहबान को एतराज़ नहीं हुआ जो खरीदो फरोख्त हो रही थी। उसके बाद जो वहाँ पे लोटा क्रेसी हुई, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ, सोमोटो नहीं लिया गया। देखिए बात यह है कि ट्रीट करना है, जब पॉलिटिकल मामलात में अदालत आती है ना जी, देखिए मामला लीगल नहीं है, मामला एसेंशियली पॉलिटिकल है। एसेंशियली पॉलिटिकल का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सियासी मामला था जिसमें इंटरफेरेंस हुई अदालती, और अदालत ने इसको कानूनी तौर से नहीं, सियासी तौर से नहीं, पता नहीं जिस तरह से हैंडल किया है उस पर उन पर। मैं एक और बात भी आपको कहना चाहूँगा, तारीख गवाह है, अदालती फैसले सियासी बयानिए मुतय्यन नहीं करते। अगर ये बात होती
तो भुट्टो साहब का केस आज तारीख में रसवाइयों का सामना न करना पड़ता। तमीज़ुद्दीन का केस, इवन जफर अली शाह केस जो है वो तारीख में उसको सियासी बयानिया सियासत के तौर पे होते हैं, अदालती फैसलों पे आज तो बहस हो रही है, लेकिन हफ्ते बाद ये बहस नहीं होगी। लेकिन फैसले साहब अदालती फैसलों पे इतनी शदीद तनकीद, जबकि आपको पता है कि गुज़िश्ता अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालिक आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और जब रिलीफ मिला था तो बड़ा सराहा भी गया था। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही लेकिन होता है। जब अपने फैसला ठीक होगा, फैसला ठीक होगा और जब अपने खिलाफ होगा तो नहीं, जब फैसला गलत होगा, खिलाफ की बात नहीं है, खिलाफ फैसले होते रहते हैं। हम वकील हैं, हम डेली फैसले अपने खिलाफ भी होते हैं, हमारे हाथ कि आप कंटेंट से मरासले के कंटेंट से आप मुतमईन मरासले के कंटेंट या तो आपने इन्वेस्टिगेट कराया हो, मरासला वहां पे पढ़ा गया हो, या आपने देखा जब आप मरासला आपने खोलने नहीं दिया, उस पर डिबेट नहीं की, तो मरासले पे फैसला कैसे आ गया? ये मेरा बतौर कानूनदान इस पे एक एतराज है। जुबैरी साहब, आप उसके कंटेंट्स पे फैसला दे रहे हैं जिसको आपने देखा नहीं। राइट सर, कंटेंट्स पे फैसला दिया जा रहा है जिसको देखा नहीं गया। सर अभी तहकीकात किस तरह से होंगे और क्या अभी भी मरासले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकता है तहकीकात, या इस फैसले के बाद वो चीज़ भी खत्म हो जाती है, ज़रूरत नहीं रह जाती? देखिए, बहुत एक खास ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है कि ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स थी। सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, और इट इज़ नॉट एडवर्सोरियल जो एक दो पार्टियों के बीच में केस चलता है। तो कोर्ट के पास पूरी जुरिस्डिक्शन थी, पावर थी अंडर सुओ मोटो टू इन्वेस्टिगेट। तो ये अगर साइफर उनके सामने पेश किया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट को, अब मैं समझता हूँ अगर उस पर कोई फैसला उनको सादिर करना था तो सुप्रीम कोर्ट को विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट उसको देखना चाहिए था। अगर एक पार्टी कह रही थी कि ये एक साइफर है जिसके अंदर एक उसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो जो कोर्ट है वो भी ये जजमेंट का हिस्सा है, उन्होंने कहा था इट इज़ सीरियस इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर इस तरह की बात थी और उसका क्या इफेक्ट होना है, क्या इफेक्ट था या नहीं था, मैं समझता हूँ इस केस में अगर ये बात सामने आ गई थी अदालत की, नेचुरली जजेस हैं, उनको अपना फैसला करना होता है, हम तो सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं। वो उसमें अगर ये बात थी और इन्वेस्टिगेशन ही होती है, क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग्स ही इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स ही इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो मेरा हम्बल ओपिनियन है कि कोर्ट को इसको देखना चाहिए था इस मरासले को। और मैंने वहाँ टीवी से ही हमने सुना था कि ये स्पीकर साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया था, फिर सदर पाकिस्तान ने भिजवा दिया गया था, तो इसको देखना था। और अगर उन्होंने इस बात पे, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया है कि जब सूरी साहब ने वो रूलिंग दी उस वक्त शायद उनके सामने वो मरासला पूरी तरह से नहीं था और उन्होंने खुद कहा था इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस तनाजुर में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन क्योंकि ये इतना सीरियस मामला था, मेरा इसमें हम्बल ओपिनियन ये, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें कोर्ट अगर उसको मरासले को देख लेती, और अगर अभी भी देख सकती है, देखिए अभी भी पार्टी के पास या प्रेसिडेंट का एक खत मौजूद है, उसको सुओ मोटो ले सकती है कोर्ट और उस पर डिसाइड करे कि जी साइफर की असलियत क्या है, जो एक बात कही जा रही है वो सच है या गलत है, ताकि पानी का पानी हो जाए, सर क्लियर हो जाए बात, एक जो बात चल रही है एक तरह से उसका इख्तिताम हो, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस मुल्क जो हालात से गुजर रहे हैं हम इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। जुबैर साहब, आपने कहा कि अब भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुओ मोटो नोटिस लिया जा सकता है मामले पर, उसकी तहकीकात मजीद हो सकती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर अब नेक्स्ट लाएअमल क्या हो सकता है? बिकॉज गवर्नमेंट में नहीं है, कमीशन नहीं बना सकते, हुकूमत ने भी, लाइक आई सेड अर्लियर, कि हुकूमत भी कमीशन नहीं बनाने को तैयार है, और ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि ओपन हियरिंग होनी चाहिए, तो क्या ये भी पिटिशन ले जाने को इस वक्त इरादा रखते हैं? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद फैसल साहब, जो मैंने एक सवाल छोड़ा था, पिटिशन ले जाने का आर्टिकल 183 के तहत इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पिटिशन जी विद रिगार्ड टू यही मरासले की तहकीकात, और आप जो कमीशन और ओपन हियरिंग लेटर लिखी है जी, उधर इमरान खान साहब ने भी लिखी है और सदर ममलिकत का भी लेटर है। हर चीज़ पिटिशन पे ज़रूरी करनी है क्या? वो जो है जजेस ने भी तो उसी आइन और उसी मुल्क का वफादार है ना, वो भी तो उस पर एक लेटर लिखी गई है और आगे कमीशन बने हैं, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उस पर बनाया कि मैं कमीशन बनाया। आप ज़ुबैरी साहब ने बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल बात की है, शुएब साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप सुओ मोटो में इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स हम उनको टेक्निकली कहते हैं, तो आप उसकी अभी बना दें, अभी आप कहें कि ठीक है ले आइए, हम बैठ के देख लेते हैं। देखिए बड़ी सीरियस बात है ना,
बात क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दें कि अवाम जो है इस मामले पे बड़ी कंसर्न है कि बार बार कहा जा रहा है अमेरिका से हुकूमत बदलाओ और हुकूमत बदल गई, तो अब तक जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो इससे क्यों थोड़े अवॉइड कर रहे हैं ठीक है इस बात को। डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिकली दुनिया में रिलेशंस रखे जाते हैं, रखने चाहिए, अमेरिका के साथ भी होने चाहिए, ईरान के साथ भी होने चाहिए, लेकिन क्या अपनी ज़ाती अहमियत, अपनी खुददारी, कौमी खुद मुख्तारी पे सौदा करके? मेरे ख्याल में ऐसी डिप्लोमेसी की इजाज़त तो डिप्लोमेसी जब से स्टार्ट हुई है दुनिया में तब तक नहीं हुई। हमेशा मुल्क खड़े होते हैं अपनी खुद मुख्तारी के लिए, सालमियत के लिए। तो ये इस पे एक हर्ज क्या है? अगर उस कमीशन में ऐसी चीज़ें नहीं आती सामने तो फिर तो एक और बात है, लेकिन बिना तहकीकात किए रिजेक्ट करना, ये मेरे ख्याल में सर तहकीकात के लिए शोएब साहब आपका कमेंट, ये ज़ाहिर पिटीशन नहीं लेके जा रहा, अभी एक्सपेक्ट करें कि अदालत इस पे सुओ मोटो, जुबैर साहब ने भी कहा कि इसको तो पीटीआई ने फैसला करना। देखिए मैं वकील हूँ, पीटीआई का अब अब you're part of the दमक legal अभी team, तक मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं। राइट देखिए मेरा ख्याल है आज भी ये डोर ओपन है। आज भी पीटीआई, इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? इनके पास रिव्यू की पिटीशन इन्होंने शायद फाइल कर रखी है, इन रीजनिंग की बुनियाद पर ग्राउंड्स ये ऐड कर सकते हैं, और उसी के साथ ही ये अभी भी पिटीशन फाइल करके अंडर आर्टिकल 184(3) जैसे आपने सजेस्ट किया ये जा सकते हैं। पीटीआई एज ए पार्टी भी और कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वो जा सकता है कि जी इस पे आप तहकीकात कराएं, कमीशन बनाएं, जिस तरह मेमो गेट पे बना था, जिस तरह पनामा केस पे बना था, आप इसकी तहकीकात कराएं और जुडिशल कमीशन बना दें, और जुडिशल कमीशन जो है वो पूरी फाइंडिंग्स दे दे और उन फाइंडिंग्स की बुनियाद पर आगे प्रोसीड करें। तो आज भी ये चीज़ ओपन है, इनके पास दो न्यू ऑप्शन है। रिव्यू इन्होंने कर दिया है, एडिशनल ग्राउंड्स ये ले सकते हैं, और इन द मीनवाइल ये पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 184(3) की, और उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जो इक़्तिदार है, जो पीडीएम है, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, आज तो इक़्तिदार में है, वो तो कह तो शुरू से रहे थे कि हम भी कमीशन बनाएंगे। मेरा ख्याल है वो ऐसा कमीशन ना इनको एक्सेप्टेबल होगा ना उनको। वो बनाने चाहते होते तो आज 3 महीने होने वाले हैं, वो बना देते, उन्होंने नहीं किया। तो मीनिंग देयर भाई वो तो सियासत कर रहे हैं। अब इनके पास एक ऑप्शन आज भी अवेलेबल है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए ये ज़रूरी है, मुल्क के लिए ये बेहतर है। डिमांड करते हैं ओपन हियरिंग होनी चाहिए, ज़रूर ओपन हियरिंग होनी चाहिए। देखें ना, जुडिशल कमीशन जो होगा, आप चाहे तो ओपन हियरिंग करें, चाहे तो आप उसको बंद कैमरा, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न पार्टीज़ को सिर्फ बुला लें। कंसर्न पार्टीज़ इंक्लूड हमारी एजेंसीज, कंसर्न पार्टीज़ इंक्लूड्स पार्लियामेंटेरियंस, जो इससे मुतल्लिक़ा लोग हैं, एम्बेसडर्स, वो आएँ और आकर के बताएं, फिर फाइंडिंग्स जो है वो पब्लिश की जाएँ। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन बात यह है कि आज भी ये मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है कि आज भी ये होना चाहिए, ताकि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी शख्स इस साजिश का या इस मुदाखलत का हिस्सादार है तो उसको कम से कम वो आर्टिकल 6 में आना चाहिए, उसके खिलाफ वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए, ना कि आम सिविलियंस के खिलाफ। राइट सर। जुबैरी साहब आपके फाइनल कमेंट्स सर, और मैं ये ऐड करना चाहूंगी, आज की एक बड़ी खबर ये थी कि डेटा ऑपरेटर की गलती से कोई 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों को फौज उद्गान यानी कि डेड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया बड़े कन्वीनियंटली, और एतराफ़ भी उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। आप समझते हैं सर, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, मतलब इसकी गुंजाइश मौजूद है ऐसे में जब इलेक्शंस इतने सर पे हों, बाई इलेक्शंस पंजाब में? चैनल में मैंने उनका वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल का एक इंटरव्यू देखा, उसके उन्होंने ये कहा, ये एडमिट की, लाहौर हाई कोर्ट में भी एडमिट की गई है बात, और कहा उन्होंने उसको सही कर दिया उसको, और इलेक्शन जो होंगे उन्होंने कहा पिछली लिस्ट जो है उसके बेसिस पे होंगी। ये उन्होंने वजाहत आज पेश की है। अब उसको अब मुख्तलिफ पार्टीज़ को देखना चाहिए कि वजाहत सही है या नहीं है, ये उनका मकसद है। बात मैंने देखिए, अगर सुओ मोटो नहीं लिया जा रहा, दूसरी बात मैं करूँगा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, ये शोएब साहब सदर और फैसल साहब, इन्होंने देखिए अगर वो सूमरे, आप कम से कम मेरा एक हम्बल सजेशन होगा कि जी जो भी पार्टी समझती है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको अगर नहीं हो रही, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रही, तो एक पटिशन ही डाल दें, देखें उस पर उनका क्या व्यू आता है, ताकि एक बात पटिशन के तौर पे आएगी, फिर हो सकता है कोर्ट को उसमें कोई नोटिस या एक्शन, या उसको डिसमिस करेंगे, नोटिस देंगे, एक मूवमेंट तो होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अकलमंद बात यही होगी कि उस पर एक पटिशन ज़रूर दाखिल की जाए। अगर सदर साहब ने दिया, अब सदर साहब एक रेफरेंस भी भेज सकते हैं आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इस वक्त नेचुरली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो बाउंड होते हैं आर्टिकल 48 की वजह से, तो शायद वो तो जाएगा नहीं। तो बेहतर मुनासिब यही होगा, जो पार्टी समझती है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको एक पटिशन जरूर दाखिल ले जाए। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, फाइनल कमेंट्स।
वो भी कह रहे हैं ये कि गलतान है इलेक्शन कमीशन ने, और सिर्फ एक शेखुपुरा पोलिंग स्टेशन पे शेड्यूल अनाउंस होने के बाद 5800 वोट डाल किए गए। पटिशन इलेक्शन के बाद जो है आई थिंक पीटीआई क्योंकि अभी इलेक्शंस में है तो परसों के बाद वो हो जाएंगे आई थिंक पटिशन वो फाइल करेंगे, और नोइंग इमरान खान साहब वो आखिरी हद तक जाएंगे इस मामले में। इमरान खान साहब, फैसल साहब कहते हैं आखिरी हद तक जाएंगे। थैंक यू सो मच शोएब साहब, जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फैसल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स सी, परसों बाई इलेक्शंस हैं और ऐसे में गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें कम करके थोड़ा रिलीफ भी आवाम को दिया गया है। लेट्स सी परसों क्या चीज़ें अनफोल्ड किस तरह से होती हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।